ईरान के दमिश्क शहर के पास एक सुनसान टापू पर निजामुद्दीन नाम का 100 साल का बूढ़ा मछुआरा रहता था। वो बिल्कुल अकेला था। उसका कोई परिवार नहीं था और उसने कभी शादी नहीं की थी। अपनी पूरी जिंदगी उसने सिर्फ मछलियां पकड़कर गुजारी थी। एक दिन हमेशा की तरह निजामुद्दीन समंदर से 2 मछलियां पकड़कर घर लौटा। रात हुई और वो अपने बिस्तर पर सो गया। आधी रात के बाद अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। निजामुद्दीन चौंक गया क्योंकि उसके घर कभी कोई नहीं आता था। और इस समय भला कौन दरवाजा खटखटा रहा था? उसने ऊंची आवाज में पूछा, कौन है दरवाजे पर? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दरवाजा लगातार जोर से बजता रहा। निजामुद्दीन गुस्से में उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। 3 खूबसूरत लड़कियां राजकुमारियों जैसी दरवाजे पर खड़ी थी। निजामुद्दीन ने अपनी आंखें मली और फिर से उन्हें हैरत भरी निगाहों से देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? और मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया है? इससे पहले कि निजामुद्दीन कुछ और पूछता, तीनों लड़कियां बिना इजाजत घर के अंदर आ गई। निजामुद्दीन उन्हें देखकर बोला, तुम बिना इजाजत मेरे घर में कैसे आ गई? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जवान लड़कियां हो और एक अकेले बूढ़े के घर में बिना इजाजत घुस गई। तुम्हारा मकसद क्या है? लड़कियों ने जवाब दिया, हमें आपका साथ चाहिए। हमें अपने घर में रख लीजिए। हम आपकी हर बात मानेंगी। यह सुनकर बूढ़ा और भी गुस्से में आ गया। क्या मैं तुम्हें कोई बुरा आदमी लगता हूं? मैं तो बहुत शरीफ और नेक इंसान हूं। तुम इतनी खूबसूरत और जवान लड़कियां हो। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। तुम क्या कहना चाहती हो? लड़कियों ने कहा, पहले हमें अपने पास रखो, फिर हम बताएंगे। बूढ़े ने कहा, बिल्कुल नहीं, अभी निकलो यहां से। अचानक उनमें से एक लड़की उसके पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। हमारे पास आपके अलावा कोई नहीं है। सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं। प्लीज हमारी बात समझिए। बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं? मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूं। तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? लड़कियों ने फिर कहा, आप बस एक बार हां कह दे, फिर हम आपको सब बताते हैं। उनकी बहुत मिन्नतें करने पर बूढ़ा मान गया, लेकिन वो मन ही मन बहुत हैरान और परेशान था कि ये 3 जवान लड़कियां आधी रात को उसके घर में क्या करने आई हैं और उनका असली मकसद क्या है। बूढ़ा अभी यही सोच रहा था कि उनमें से एक लड़की उसके पास आई और उसे कसकर पकड़ लिया। बूढ़ा निजामुद्दीन जोर से चिल्लाया, क्या हुआ तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? दूर हटो। वो लड़की बोली, मुझसे शादी कर लो, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। यह सुनकर बूढ़ा जोर से हंसने लगा। हाँ, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? जवानी में तो किसी ने मुझे अपनी बेटी नहीं दी और अब जब मैं 100 साल का हो गया हूं, तुम जैसी राजकुमारी मुझसे शादी करने को कह रही हो? बताओ, इसके पीछे तुम्हारी क्या चाल है? लड़की ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है, मैं सच कह रही हूं। मुझसे शादी कर लो। बूढ़ा अभी उसे मना ही कर रहा था कि दूसरी लड़की दौड़ती हुई आई और बूढ़े को कमर से पकड़ लिया और कहने लगी, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूं। बूढ़ा, जो पहले ही इस कशमकश और हैरानी में था कि ये राजकुमारी जैसी लड़कियां उससे मजाक कर रही है, उसने उस लड़की को पीछे धकेलते हुए कहा, या तो ये तुम्हारी कोई चाल है या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। भला किसी ने मुझे अपनी एक बेटी नहीं दी और तुम 2-2 परियों जैसी लड़कियां मुझसे शादी करोगी? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है ये मजाक करने के लिए या तुम्हारा कोई और मकसद है? साफ साफ बताओ। बूढ़ा अभी ये कहकर रुका ही था कि तीसरी लड़की, जो सबसे खूबसूरत और सबसे छोटी थी, लगभग 18 साल की, बोली, मैंने भी आपसे शादी करनी है। फिर बूढ़े ने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और जमीन पर बैठ गया और बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं तो तुम्हें घर में रहने की इजाजत दे रहा था। तुम तो ज्यादा ही सिर चढ़ गई हो और मुझसे झूठे मजाक कर रही हो। तीनों लड़कियों ने बूढ़े की बातें सुनकर कहा,
हम कोई मजाक नहीं कर रहे। आप अभी हमसे शादी कर लो, बस हमें आपसे ही शादी करनी है। बूढ़े शख्स को लगा कि वाकई ये लड़कियां सच कह रही हैं। बूढ़े ने कहा, तुम इतनी जवान और खूबसूरत लड़कियां हो, तुम्हें तो कोई बादशाह भी पाना चाहेगा, और दुनिया का कोई भी जवान और खूबसूरत लड़का तुमसे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। तो तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं मछलियां पकड़कर गुजारा करता हूं। कभी मछली हाथ लगती है, कभी नहीं। मैं तुम्हें कहां से खिलाऊंगा? वो लड़कियां बोली, हम भूखे ही रह लेंगे, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहेंगे, लेकिन बस आप हमसे शादी कर लें। उन्होंने बूढ़े को इतना मजबूर किया कि आखिरकार बूढ़ा उनकी बात मानने को तैयार हो गया। उसी कच्चे घर के कमरे में 100 साल के बूढ़े और 3 खूबसूरत राजकुमारियों जैसी लड़कियों की एक अजीब और अनोखी शादी हो गई। तीनों लड़कियां और बूढ़ा एक ही कमरे में रात को सो गए। लेकिन बूढ़ा निजामुद्दीन सारी रात यही सोचता रहा कि इन लड़कियों ने उससे शादी क्यों की, इसके पीछे इनकी क्या चाल है, आखिर बूढ़े के पास रखा ही क्या था। ये सोचते सोचते वो सो गया। सुबह बूढ़ा उठा और अपनी नाव लेकर समंदर में चला गया। जाल फेंकते हुए भी उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, इतनी खूबसूरत लड़कियों ने मुझसे शादी क्यों की? क्या ये उनकी कोई मजबूरी है या इसके पीछे कोई चाल है? समंदर की हर लहर उसके शक को गहरा करती गई। हर मछली जो उसके हाथ नहीं आती, उसे यही सोचने पर मजबूर करती कि कहीं वो शिकार तो नहीं बन गया है। शाम को थकामांदा निजामुद्दीन घर लौटा। बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा और आखिर में अधूरी नींद में डूब गया। लेकिन वो रात फिर वही रात आई जिसने पिछले पहर एक डरावना रहस्य खोल दिया था। नींद में ही निजामुद्दीन को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने हल्की सी आंख खोली, बस इतनी कि देख सके, लेकिन लगे कि वो सो रहा है। उसने जो देखा, उसकी सांसें रुक गई। पहली लड़की, जो सबसे पहले उसके पास आई थी, चुपचाप खड़ी थी। उसने अपनी कलाई की चूड़ी तोड़ी और उसकी नोक से अपनी ही कलाई को चीरा। फिर जो खून निकला, उसे उसने बूढ़े के पांव के तलवे पर लगा दिया। निजामुद्दीन का दिल सहम गया। उसने एक सांस तक नहीं ली, बस आंखें बंद करके पड़ा रहा। ये क्या कर रही है? ये कौन है? क्या मैं किसी जादू टोने का शिकार बन गया हूं? उसने मन ही मन ठान लिया, सुबह इसका जवाब मांगूंगा, साफ साफ पूछूंगा कि ये मेरे साथ क्या कर रही है। लेकिन जब सुबह हुई और उसने अपने पांव का तलवा देखा, वहां कुछ भी नहीं था, न खून न निशान। निजामुद्दीन बुदबुदाया, शायद ये मेरा वहम था, या शायद कोई सपना। कुछ कहे बिना वो फिर समंदर की तरफ निकल गया। दूसरे दिन भी वही हलचल, वही बेचैनी, और फिर रात आई, उस रात भी जब पूरा टापू शांत था। बूढ़ा बिस्तर पर था, लेकिन इस बार वो सचमुच नहीं सोया। उसने तय कर लिया था कि आज सच्चाई जानकर रहेगा। आधी रात के बाद जब चांद भी बादलों में छिप गया और समंदर की लहरें थमसी गई, दूसरी लड़की कमरे में धीरे से उठी। बूढ़ा फिर से आंखें आधी खोलकर लेटा रहा। लड़की ने वही किया, अपनी चूड़ी तोड़ी, खून निकाला, लेकिन इस बार खून दूसरे पैर के तलवे पर लगाया। निजामुद्दीन के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन वो हिला नहीं। अब नहीं रुकूंगा, उसने सोचा। सुबह पूछूंगा इनसे कि कौन हो तुम लोग और मेरे जिस्म पर खून क्यों मलती हो। लेकिन सुबह जब पाव देखा, वहां भी कुछ न था। वो पागल सा बुदबुदाया, न निशान, न खून, न कोई सबूत। क्या सच में पागल हो रहा हूं? अब तो दिन भी काटना मुश्किल हो गया था। समंदर की लहरें उसे नहीं बुलाती थी, जाल में मछलियां नहीं आती थी, और दिल का चैन तो जैसे किसी ने चुरा लिया था। तीसरी रात बूढ़ा अपने बिस्तर पर लेटा रहा। इस बार उसने सोने का नाटक किया, लेकिन उसका एक एक अंग सावधान था। आधी रात के बाद तीसरी लड़की आई, मगर इस बार कुछ और हुआ। उसने अपनी ज़बान निकाली और बूढ़े के दोनों पांवों को अपनी ज़बान से चाटना शुरू कर दिया। निजामुद्दीन की रगों में लहू नहीं, बर्फ दौड़ रही थी।
वो चाहता तो था चीख पड़े, मगर अंदर कुछ कहता रहा, रहने दे, पहले जान ले ये रहस्य क्या है। वो सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा, न हरकत की, न सांस ली। सुबह वो उठा, उसका बदन थरथर कांप रहा था। उसने गुस्से और डर से तीनों लड़कियों को बुलाया, इधर आओ तीनों। वे आई, मासूम चेहरे लिए। ये तुम्हारी क्या चाल है? वो दहाड़ा, मैंने वो सब देख लिया है जो तुम रातों को करती हो। जरूर कोई जादूगरनी हो तुम। सच सच बताओ, वरना अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। लड़कियां कांप गई। एक बोली, आपको गलतफहमी हुई है, आप तो हमारे मालिक हैं। हम आपके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। उनकी ये बातें सुनकर निजामुद्दीन चुप हो गया। क्या वाकई ये सिर्फ सपना था? उसने खुद से पूछा, या फिर कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा? वो बेजान सा फिर से समंदर की तरफ निकल गया, मगर दिल और दिमाग उसी जगह अटके थे, उन्हीं तीन रहस्यमयी लड़कियों के बीच। शाम ढली, वो घर लौटा और उसी कमरे में फिर तीनों के साथ लेट गया। मगर आज रात कुछ और होना था। शाम की हवा में कुछ अजीब था। समंदर की लहरें पहले से ज्यादा ऊंची नहीं थी, मगर उनका शोर जैसे किसी अनकहे राज को छुपा रहा था। निजामुद्दीन, जो अब तक सिर्फ मछलियों से डरता था कि कोई दिन ऐसा ना आए जब भूखा रह जाए, अब तीन लड़कियों से डरने लगा था जो उसके घर में रहीं, उसके साथ सोई और हर रात उसके जिस्म के साथ कुछ ऐसा करती रहीं जिसे वो न समझ पाया न रोक पाया। उस रात वो थक हार कर बिस्तर पर लेट गया, मगर नींद कहां? सोने का ढोंग किए पड़ा रहा, मगर रगरग में चौकसी थी। और फिर रात के दूसरे पहर एक अजीब एहसास ने उसे चौंका दिया। उसके चेहरे पर कोई चीज रेंग रही थी, नरम, महीन, सिहरन पैदा कर देने वाली, जैसे रेशम का कोई सांप हो, जैसे हवा में बहते पर्दे की सरसराहट हो। उसने एक आंख से झांक कर देखा। वो लड़की जिसके बाल खुले हुए थे, उसने अपने बाल निजामुद्दीन के चेहरे पर फेरने शुरू कर दिए थे, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं, कभी माथे पर से नीचे तक, कभी गर्दन के गिर्द चक्कर लगाते हुए। उसके बाल जैसे किसी मंत्र का हिस्सा हो, कोई जादू, कोई चाल, कोई शरारत जो सिर्फ रात में ही की जाती हो। निजामुद्दीन सांस रोके पड़ा रहा, न हरकत की, न प्रतिरोध। दिल कहता रहा, अगर आज कुछ बोला तो शायद जान से जाऊंगा। सुबह तक वो वही पड़ा रहा, और जैसे ही लड़कियां उठीं, वो चुपचाप समंदर की तरफ निकल गया। उसके सीने में एक ही तूफान चल रहा था। ये लड़कियां हैं या कोई अदृश्य शक्ति का नकाब? शाम को घर लौटा। इस बार वो पूरी तरह सतर्क था, लेकिन जो अगली रात हुआ वो पिछली सारी रातों से ज्यादा भयानक था। निजामुद्दीन आधी नींद में था, या शायद होश और बेहोशी के बीच कहीं, जब उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में कुछ हो रहा है। उसने हल्की सी आंख खोली और फिर जो देखा वो उसे हमेशा याद रहा। दूसरी लड़की उसके पेट को खोल रही थी। सब कुछ हाथों और उंगलियों से हो रहा था। निजामुद्दीन का जिस्म जम गया। ये क्या है? क्या कोई सपना है या मैं किसी तिलिस्मी जाल में फंस गया हूं? उसने हिम्मत करके हल्का सा फुसफुसाया, या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मगर आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं निकली। और जैसे ही लड़की को पता चला कि वो जागा है, वो वापस उसी जगह लेटी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह निजामुद्दीन उठा तो और सारा दिन वही बातें सोचता रहा। रात के वक्त निजामुद्दीन लड़कियों के पास गया। निजामुद्दीन गुस्से में आगब बुला हो गया, निकलो यहां से। मैंने तुम्हारी तमाम साजिशें देख ली हैं जो तुम मेरा वहम बता रही थी। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो सब सच है। तुम हर रात मेरे ऊपर काला जादू कर रही हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जब तुम जवान लड़कियां मुझसे शादी करने की जिद पर अड़ी थी, उसके पीछे तुम्हारा यही मकसद था। वरना तुम जवान लड़कियां बूढ़े से शादी कहां करती? अब मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फौरन निकलो यहां से, फौरन दफा हो जाओ। तीनों लड़कियों ने कहा, हम मानती हैं कि हम आपके साथ रात को वो सब कुछ करती रहीं,
लेकिन हमने शादी आपसे सच में की है। आपको जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है। ये एक राज है जो अगर हमने अभी आपको बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको जल्द ही इसकी हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमने फौरन आपको सब बता दिया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगी। और आप भी बस थोड़ा सब्र करो, हमें घर से मत निकालो। निजामुद्दीन बोला, ऐसा कौन सा राज है जो तुम बता नहीं सकती? मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। तुम पहले भी चाल चल रही थी और अब झूठे आंसू दिखाकर फिर कोई नई साजिश रचोगी। लड़कियां बोली, हमें सिर्फ एक रात और अपने साथ रहने दो, फिर चाहे आप हमें घर से निकाल देना, हमें मंजूर है। बस एक रात की बात है। अगर हम एक रात और यहां न रुके तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अगर आपने आज ही हमें यहां से निकाल दिया तो आप सारी जिंदगी अपने आप को कोसोगे, गालियां दोगे। उनके बहुत इसरार पर बूढ़े शख्स ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन बस एक दिन। तुम्हें एक दिन देता हूं। एक दिन पूरे होते ही तुम खुद ही घर से निकल जाना, वरना मैं तुम्हें निकाल दूंगा। बूढ़े शख्स की ये बात सुनकर वे लड़कियां खुश हो गई। सुबह हो गई। निजामुद्दीन अपने बिस्तर से उठा और लड़कियों के पास गया। चलो, सुबह हो गई, अब शाबाश, जाओ यहां से। लड़कियां बोली, हां, हम बस यहां से जा रहे हैं, लेकिन बस आखिरी काम बाकी है और वो काम हमें आपके साथ मिलकर करना है। निजामुद्दीन बोला, अब क्या नया बहाना कर रही हो तुम? अब क्या काम बाकी है तुम्हारा जो मेरे साथ करना है? पहले ही तुमने मेरे साथ बहुत कुछ कर लिया है। मेरी रातों की नींदें हराम कर दी है। पता नहीं किस तरह के कौन कौन से जादू करती हो। वो लड़कियां बोली, सिर्फ आखिरी काम है, आप हमें मना मत करें। अगर हमने ये न किया तो सब खत्म हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। बस आपको हमारे साथ समंदर के पानी में नहाना होगा। हम तीनों समंदर के पानी में लेटेंगी और आप हमारे सिरों पर समंदर का पानी छिड़कते रहना। निजामुद्दीन ये सुनकर और तैश में आ गया। अब ये कौन सा जादू है? ये तो साफ साफ कोई जादू दिखाई देता है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कोई नहीं करने वाला ये काम। लड़कियां बूढ़े शख्स के पांवों में पड़ गई और गिड़गिड़ा के उसकी मिन्नतें करने लगी। सिर्फ आखिरी बात आप हमारी मान लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप एक बड़े आदमी बन जाएंगे। हमारी भी दिल की सबसे अजीज चीज हमें वापस मिल जाएगी। हम हाथ जोड़कर आपके पांवों में पड़ते हैं, बस आखिरी रस्म हमारे साथ मिलकर कर लीजिए। बूढ़े शख्स ने सोचा, चलो आखिरी और सही, लड़कियों से जान तो छूटेगी। उसने न चाहते हुए भी लड़कियों की बात मान ली। अब निजामुद्दीन और तीनों लड़कियां समंदर की तरफ निकल गई। लड़कियां एक एक करके समंदर के उस हिस्से में लेट गई। फिर उन्होंने बूढ़े शख्स से कहा, अपनी हथेली से समंदर का पानी उठाओ और हमारे मुंह पर छिड़को। बूढ़े शख्स ने अपनी हथेली से समंदर का थोड़ा पानी लिया और पहली लड़की के मुंह पर छींटा। फिर उसने अपनी हथेली को समंदर के पानी से भरा और दूसरी लड़की के चेहरे पर छिड़का। अब तीसरी लड़की की बारी थी और जैसे ही निजामुद्दीन ने तीसरी लड़की के मुंह पर पानी छिड़का, सामने का मंजर देखकर निजामुद्दीन हैरान रह गया। अचानक समंदर से एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और एक खूबसूरत और रौबदार बादशाह वही प्रकट हो गया जहां पर निजामुद्दीन उन तीन लड़कियों के साथ खड़ा था। उसने बादशाहों वाला लिबास पहना था और सर पर एक चमकता हुआ ताज। निजामुद्दीन उसे हैरत से देखता रहा। ये बादशाह जैसा शख्स यहां एकदम कैसे आ गया? इतने में तीनों लड़कियां उठीं और दौड़कर उस शख्स से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। उस शख्स ने तीनों को अपने गले से लगा लिया और वो सब ऐसे मिलकर रोने लगे जैसे सदियों बाद मिल रहे हों। निजामुद्दीन हैरान नजरों से ये सब देखता रहा। ये कौन है? ये सब क्या हो रहा है? अचानक तीनों लड़कियां और वो आदमी जो गले मिलकर रो रहे थे अब खुशी से उछलने लगे, हंसने लगे, नारे लगाने लगे और बार बार एक दूसरे को गले लगाते रहे। निजामुद्दीन कुछ समझ नहीं पाया। निजामुद्दीन जब उन लड़कियों की तरफ बढ़ा तो तीनों लड़कियां उस आदमी को लेकर निजामुद्दीन के पास आईं और बोली, यही वो शख्स है जिसने आपकी जान बचाई है, जिसने हमारी जान बचाई है।
हम इसका एहसान कभी नहीं भूल सकते। निजामुद्दीन हैरान था। मैंने किसकी जान बचाई है? वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये क्या बोल रही है? अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि वो शख्स जिसने बादशाहों जैसा लिबास पहन रखा था, उसने भी निजामुद्दीन को गले से लगा लिया और कहा, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। निजामुद्दीन अब तक राज समझ नहीं पाया था। आखिर ये क्या माजरा है? अभी निजामुद्दीन उनसे कुछ पूछने ही वाला था कि उसने देखा कि समंदर के उस किनारे पर एक बड़ी कश्ती जो सैकड़ों सिपाहियों से भरी हुई थी, वो इस किनारे की तरफ आ रही है। अचानक वो कश्ती आकर बूढ़े शख्स के पास रुकती है। अब तीनों लड़कियां और वो आदमी कश्ती की तरफ जाते हैं। कश्ती से सभी सिपाही उतरते हैं और उस शख्स के कदमों में गिर जाते हैं। कुछ सिपाही उस शख्स को कंधों पर उठाकर नाचने लगते हैं। निजामुद्दीन ये मंजर देखकर और हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो रहा है? मैं ये क्या देख रहा हूं? कुछ सिपाही उस शख्स को कंधों पर उठाकर कश्ती में एक ऊंचे तख्त पर बिठा दिया। निजामुद्दीन ये सब देखता रहा और फिर जो निजामुद्दीन के साथ हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक वही सिपाही दौड़ते हुए आए और निजामुद्दीन को भी उसी तरह कंधों पर उठा लिया जैसे उस शख्स को उठाया था। वो निजामुद्दीन को भी उसी तरह से उछालने लगे। निजामुद्दीन समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी इज्जत, ये सम्मान, ये शोर एक गरीब बूढ़े को क्यों मिल रहा है। सैकड़ों सिपाही जो किसी बहुत बड़े बादशाह के सिपाही लगते थे, उन्होंने निजामुद्दीन को भी कश्ती में ले जाकर उस शख्स के बगल में ऊंचे तख्त पर बिठा दिया। अब कश्ती में मौजूद सभी लोग उन दोनों पर फूल बरसाने लगे। निजामुद्दीन वही हैरान भरी नजरों से ये मंजर देखता रहा। वो कुछ बोलना चाहता था मगर ये सब देखकर उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। तीनों लड़कियां भी अब कश्ती पर आ गई और वो भी ऊंची कुर्सियों पर बैठ गई। निजामुद्दीन लड़कियों की तरफ देखकर इशारे में पूछना चाहता था, आखिर ये सब क्या हो रहा है? जब बूढ़े शख्स की बर्दाश्त की तमाम हदें टूटने लगी, वो खड़ा हुआ और लड़कियों की तरफ देखकर बोला, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बताता क्यों नहीं? इतने में उसके साथ वाले तख्त पर बैठा हुआ जिसने बादशाह का लिबास पहन रखा था, वो बोला, ये सब कुछ हम तुम्हें महल जाकर बताएंगे। निजामुद्दीन अभी कुछ कहता ही उससे पहले ही उस शख्स ने इशारा किया और कश्ती तेजी से चलने लगी। अब सैकड़ों लोगों से भरी कश्ती समंदर में तेजी से चलने लगी। कश्ती में थे सैकड़ों सिपाही, लड़कियां, एक बादशाह जैसा शख्स और निजामुद्दीन। निजामुद्दीन अब दिल ही दिल में कहने लगा, अब कौन से महल जाने लगे हैं ये सब? ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? ये जो मेरे साथ बैठा है ये कौन है और लड़कियों का इससे क्या रिश्ता है? कश्ती समंदर के किनारे पहुंच चुकी थी। कश्ती में बैठे सभी लोग अब महल की तरफ रवाना हुए। तीनों लड़कियां और निजामुद्दीन भी साथ साथ चल रहे थे। निजामुद्दीन महल को देख रहा था जो कि एक आलीशान बादशाह का महल लग रहा था। महल शानदार था। नीचे बिछे हुए लाल कालीन, दीवारों और छतों पर सोने के झूमर लटके हुए थे। निजामुद्दीन हैरानी से ये तमाम चीजें देखता रहा। अब सभी लोग महल के अंदर दाखिल होने लगे, जहां पहले से ही सैकड़ों सिपाही और लोग मौजूद थे। सामने दो ऊंचे तख्त लगे थे। उसे तख्त पर बिठा दिया। निजामुद्दीन हक्का बक्का रह गया। सैकड़ों लोग, सिपाही, एक आलीशान महल और उसके तख्त पर बैठने की इज्जत। निजामुद्दीन ये सब दिल ही दिल में सोच रहा था। वो तीनों लड़कियां सामने खड़ी थी और बूढ़े को देखकर मुस्कुरा रही थी। निजामुद्दीन उन लड़कियों की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाला था कि उसके साथ वाले तख्त पर जो बादशाह जैसा लिबास पहना शख्स बैठा था, उसने कहा, मुझे मालूम है कि तुम ये जानना चाहते हो कि ये सब क्या हो रहा है। सब लोग इतने खुश क्यों हैं? मैं कौन हूं और तुम्हें मेरे साथ वाले तख्त पर क्यों बिठाया गया? अचानक उस शख्स की बात को तीनों लड़कियों ने बीच में रोका और बोली, अब्बू जान, हम बताते हैं वो राज। निजामुद्दीन उन तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगा। तीनों लड़कियों ने बताया, कई साल पहले एक बादशाह और उसकी 3 बेटियां
एक कश्ती में बैठकर समंदर की सैर पर गए थे। वो तीनों बहुत छोटी थी और बादशाह समंदर की तेज लहरों के बीच कश्ती में इनके साथ खेल रहा था। अचानक वहां एक टूटी फूटी और छोटी सी कश्ती आई, जिसमें 100 साल का बूढ़ा मछुआरा और एक जवान लड़की बैठी थी। जब बादशाह की तीनों बेटियों ने उस बूढ़े मछुआरे और उसकी जवान बीवी को देखा तो उन्होंने अपने अब्बा से कहा, अब्बू जान, ये कौन है? एक इतना बूढ़ा आदमी और एक जवान लड़की। बादशाह ने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम तीनों शहजादी हो। मैं तुम्हें अभी पता करके बताता हूं। बादशाह ने कश्ती रुकवाई और उस बूढ़े से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता है? बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, हम दोनों मियां बीवी हैं। इतने में बादशाह की तीनों बेटियां हंसने लगी और बादशाह भी जोर जोर से हंसने लगा। बादशाह ने कहा, तू एक बूढ़ा है, तुझे एक जवान लड़की कैसे मिल गई? बूढ़े मछुआरे की बीवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो कि एक काला जादू जानने वाली औरत थी, जादूगरनी। उसने एक मंत्र पढ़ा और बादशाह की तरफ फूंका। अचानक बादशाह एक जानवर की शक्ल में बदल गया और समंदर की गहराई में चला गया। फिर उस जादूगरनी ने तीनों बेटियों से कहा, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, अब तुम्हें भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे अब्बा का काला जादू तभी टूटेगा जब तुम तीनों जवान हो जाओगी और मेरी तरह 100 साल के बूढ़े मछुआरे से शादी करोगी। तभी जादू टूटेगा, तभी तुम्हारा बाप वापस आएगा। फिर वक्त गुजरता गया। वो तीनों लड़कियां जवान हो गई और फिर उन्हें ये 100 साल का बूढ़ा मछुआरा मिला। इन तीनों ने उस बूढ़े शख्स से शादी कर ली और जैसे ही जादूगरनी की बताई हुई शर्तें पूरी की, काला जादू टूट गया। कई सालों से लापता वो बादशाह आजाद हो गया और वो बादशाह आज तुम्हारे साथ बैठा है। और हम वो तीनों लड़कियां, हम हैं बादशाह की बेटियां। और वो 100 साल का मछुआरा जिससे हमें शादी करनी थी ताकि जादू टूटे, वो बूढ़ा मछुआरा तुम हो, निजामुद्दीन। निजामुद्दीन ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने सिर पकड़ लिया और जमीन की ओर देखता रह गया। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? उसी वक्त बादशाह ने कहा, तू न होता तो मैं कभी वापस न आता। तूने वो काम किया है जिसे पूरी दुनिया न कर सकी। तूने मेरी बेटियों को सहारा दिया, उनसे निकाह किया, सब कुछ सहा और आखिरकार हमें आजादी दी। अब मैं तुझे वह दर्जा देता हूं जो किसी और को नहीं दिया। मैं तुझे अपना वजीर बनाता हूं। अब तू मेरे साथ ही राज करेगा, निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जो एक सुनसान टापू पर अकेला मछलियां पकड़कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, अब एक वजीर था, एक आलीशान महल में रहने वाला, जिसके साथ 3 शहजादियां और बादशाह बैठते थे। निजामुद्दीन और वो तीनों शहजादियां खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे और हर कोई उनकी कहानी सुनकर हैरान रह जाता। सच ये है कि हर कहानी में एक नई रोशनी होती है। सच्चाई का सामना करने वाले ही असली योद्धा होते हैं।